सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। तो यहाँ पर हम आज करेंगे नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके AIB 21 एग्जाम्स के लिए। तो अभी जो हम करने वाले हैं ये आपके जो एग्ज़ाम होगा जो 7 ऑफ जून को AIB एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर होंगे, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी। क्या है कि प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर आपको AIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए पूरा एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हुआ है जो ऑलरेडी रनिंग पर है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के PYQs मिलेंगे, वो भी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, जहाँ पे आप अपने प्रिपरेशन को एक आंक सकते हो कितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है। ये आप वहाँ पे जाके अपने आप को टेस्ट और इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लाइव जो है इंटरेक्टिव क्लासेस चल रहे हैं जो ऑलरेडी रनिंग पर हैं, और वहाँ पे AIB 21 के लिए डेडिकेटेड जो है बैच है वो ऑलरेडी रनिंग पर है। तो ये आपको कैसे एक्सेस करना है, जस्ट सिंपल सा स्टेप है। आपको क्या करना है कि इफ़ यू आर एन iOS यूज़र तो ऐप स्टोर पे जाके आप डाउनलोड ऐप कर सकते हैं प्रेप हॉरिजॉन ऐप को। फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल पे जाके आप ऐप को डाउनलोड करके अपने बैच को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो बैच अभी चल रहा है AIB 21 के लिए जो डेडिकेटेड बैच है, ये ऑफर प्राइस 50% ऑफ पे अभी आपको सिर्फ 999 पर दिया जा रहा है। 999 पे आपको कंप्लीट बैच मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज, आपको पूरा बेयर एक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो वो भी आपको वहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई इश्यू होता है, तो ये नंबर है 9727040406 पर आप वहाँ पे नंबर पे जाके आधा व्हाट्सएप और कॉल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड, रिट्रेंचमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, फिर दिया है टर्मिनेशन बाय वे ऑफ पनिशमेंट एंड देन ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, रिट्रेंचमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 का सेक्शन नंबर 2 कौन सा है, सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो है रिट्रेंचमेंट का मतलब बताया गया है। क्या बताया, मतलब कि एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कमैन की जो सर्विस है उसको टर्मिनेट करना फॉर एनी रीजन, मतलब किसी भी रीजन से, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि जैसे कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है कि जब वर्कर खुद रिटायर हो जाता है, मतलब वो खुद से रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दे। फिर अगला आता है कि टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब बीमारी की वजह से जो है सर्विस को स्टॉप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके बाद आता है आपका कि टर्मिनेशन बाय वे ऑफ पनिशमेंट, मतलब जो है डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर निकाल दिया जाता है। और आता है रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन, मतलब एज की लिमिटेशन पर, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो गया, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू ना हो, तो इस ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर जो टर्मिनेशन है इन रीजंस की वजह से होती है तो उसे रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में ये सारा दिया है कि टर्मिनेशन बाय वे ऑफ पनिशमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मार्क करिए, ऑल ऑफ द एबव एज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है 1948 का। यहाँ पे मैक्सिमम वीकली वर्किंग आवर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट आर 36 आवर्स, 40 आवर्स, 48 आवर्स और ये हमारा 56 आवर्स। क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसके सेक्शन नंबर 51 में ये बात की गई है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 51 में बोला गया है कि एक जो एडल्ट वर्कर है उसको एक वीक में मैक्सिमम 48 मतलब 48 घंटे काम करना ही अलाउड होता है।
मतलब जो है वीकली जो है वर्किंग आवर्स की अपर लिमिट जो है 48 है, हफ्ते में 48 आवर्स दिया गया है मैक्सिमम लिमिट। तो इसके अलावा जो यहाँ पे सेक्शन 54 में डेली लिमिट जो है वो 9 आवर्स फिक्स की गई है। मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ पे अप्रूवल की जरूरत होती है, अप्रूवल दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 48 आवर्स आपका करेक्ट आंसर है। मार्क करिए 48 आवर्स एज ए करेक्ट आंसर, जो आपका मैक्सिमम लिमिट दी है वीकली, एक हफ्ते में 48 घंटे काम करने की लिमिट दी गई है। और कुछ जैसे सेक्शन 54 की बात की थी, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ स्पेशल केस की अप्रूवल होती है, वहां पे 9 घंटे पर डे की लिमिट होगी, मतलब डेली 9 घंटे की लिमिट सेट की गई है। ओके, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर included under the definition of worker given under the Industrial Relation Code 2020। तो यहाँ पे दिया है पर्सन एम्प्लॉयड इन मैनुअल और क्लरिकल वर्क, फिर दिया है पर्सन एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल कैपेसिटी, फिर पर्सन एम्प्लॉयड इन टेक्निकल वर्क बात की गई है, फिर अप्रेंटाइज एंगेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, 4 यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कौन से हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, कौन से यहाँ पे जो है डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है ये। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक्ट 2020 के जो सेक्शन नंबर 2 में, किसमें है? सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में बात की गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन नंबर 2 में बात करी गई है, जिसमें वर्कर की जो डेफिनेशंस दी गई है वो क्या होता है कि एक वर्कर का क्या है कि जो मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड हो, टेक्निकल होना चाहिए, ऑपरेशनल हो, क्लैरिकल हो या फिर सुपरवाइजरी वर्क करते हैं हायर रिवॉर्ड के लिए। तो जो वर्किंग, इसके अलावा है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कौन इंक्लूड होते हैं? वर्किंग जर्नलिस्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे जो वर्कर है वो एक्सक्लूड करता है जो मेनली मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हो। तो जो अप्रेंटिस होते हैं वो अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 में है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनुअल या क्लरिकल वर्क दिया गया है, तो ये क्या हुआ? करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने बात करी है। तो वन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। फिर बात की गई है यहाँ पे मैनेजरियल कैपेसिटी की, तो ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर बात की गई है क्या यहाँ पे टेक्निकल वर्क की, टेक्निकल वर्क भी हमने बात किया कि ये इंक्लूड होता है, तो ये हमारा 3 नंबर भी इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं अप्रेंटिस की, बात की गई है अप्रेंटिस एंगेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट यहाँ पे 1961 में, तो ये क्या होगा? ये भी एक्सक्लूडेड है जो अभी हमने देखा। तो क्या हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थ्री कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर ए। सो मार्क ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 जो स्टेटमेंट यहाँ पर है वो इंक्लूडेड है, वो करेक्ट होंगे। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शेड्यूल 1 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद, किसमें डील करता है? लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज हो गया, फिर लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट में, एज फैक्टर ऑफ कंपनसेशन हो गया, या फिर होगा प्रोसीजर ऑफ अपील की बात की गई है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 की बात की गई है। इसमें क्या है कि इसका शेड्यूल नंबर फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है, शेड्यूल नंबर फर्स्ट जो है 1 में एक डिटेल लिस्ट दी गई है। क्या लिस्ट है भाई? ये भी जान लीजिए कि कौन से जो इंजरीज को परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि कौन से इंजरीज को परमानेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। पहला था परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट,
और ये जो शेड्यूल कंपनसेशन है कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो शेड्यूल 1 है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बता दे रही हूँ कि जो शेड्यूल 2 हम बात करते हैं तो शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है कि लिस्ट ऑफ पर्सन कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज। शेड्यूल 3 बात करता है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस के बारे में। शेड्यूल जो 4 है वो बात करता है एज फैक्टर फॉर कंपनसेशन के बारे में। इसलिए जो शेड्यूल 1 है वो इंजरीज की लिस्ट के बारे में बात करता है कि पार्शियल होगा कि टोटल होगा, किस टाइप की इंजरीज है उस बारे में लिस्ट 1 में शेड्यूल 1 में लिस्ट दी गई है। करेक्ट, करेक्ट। आई होप समझ आया होगा यहाँ पर आपको। जो यहाँ पे लिस्ट 1 से लेके लिस्ट 4 तक भी सारा डिस्कस हो गया है कि शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 के बीच में क्या क्या दिया गया हुआ है, किस बारे में लिस्ट वहां पे बताई गई है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि ए फैक्ट्री वर्कर डाइज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक वाइल ऑपरेटिंग ए मशीन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में एक्सीडेंटल है ये। हिज डिपेंडेंट्स कैन क्लेम कंपनसेशन अंडर कौन से एक्ट के अंदर उसकी जो फैमिली है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, जो उसके डिपेंडेंट्स है। पहला एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हो गया। फिर आता है ईदर अंडर ए और अंडर सी बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे कि करेक्ट आंसर हमारा होगा ईदर, मतलब दोनों में से कोई एक होगा बट दोनों नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्यों है वो भी बताएंगे, रुकिए तो क्यों है ये भी बताया जाएगा। बट यहाँ पे देखिए इधर ए और बी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है बट दोनों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर एक फैक्ट्री वर्कर की जो डेथ है उसको, जो एक फैक्ट्री वर्कर एक्सीडेंटल डेथ जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स और स्कोप में होती है। जैसे कि जो इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि मशीन ऑपरेट करते वक्त उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसको डेथ हुई है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी जो फैमिली है, उसके डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो कंपनसेशन मिलता है वो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर होगा। ये जो एक्ट है ये एम्प्लॉयर को लायबल बनाता है अगर जो वर्कर है उसकी डेथ और डिसेबलमेंट एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या दिया हो गया था हमारा कि इस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि अगर वर्कर ईएसआई स्कीम कवर्ड है तो डिपेंडेंट्स के बेनिफिट्स ईएसआई एक्ट के अंदर मिलते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या बात की गई है कि फैक्ट्रीज एक्ट जो हमारा यहाँ पे बात की गई है 1948 में, इसमें ये मेनली सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर प्रोविजन देता है। ठीक है, किसका देता है, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर का प्रोविजन दिया जाता है, और यहाँ पर कंपनसेशन का जो डायरेक्ट प्रोविजन है वो नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे आंसर तो पता चल गया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जो डिपेंडेंट्स हैं उसके, एक्सीडेंटल जो पर्सन है, एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी जो फैमिली है, डिपेंडेंट्स हैं, वो क्लेम कर सकते हैं या तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के अंदर या फिर ईएसआई एक्ट के अंदर, बट दोनों एक्ट के एक साथ, दोनों एक्ट के अंदर कंपनसेशन का क्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो मार्क डी एज ए करेक्ट आंसर। इनमें से किसी एक में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ परमानेंट और टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, कितना दिया है, 80,000, 90,000, 1,40,000 एंड 1,20,000 तक दिया है। तो क्या होगा सही आंसर, देखिए
जो यहाँ पे है कि क्या बात की गई है कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में सेक्शन नंबर 4, मार्क करिएगा, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 में बात की गई है। वो सेक्शन नंबर 4 में कहा गया है कि अगर एक वर्कर को परमानेंट जो है वो टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर को मिनिमम कंपनसेशन देना होता है। तो पहले ये अमाउंट था 80,000 पहले अमाउंट था 80,000, पर बाद में अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब हमेशा वही तो नहीं है कि 80,000 वही बना रहे, होता है पहले का जो वैल्यू थी अब जाके वो वैल्यू कम हो गई है। पहले 80,000 का जो वैल्यू मायने रखता था अब वो उतना नहीं रह गया, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर अमेंडमेंट्स लाए गए, तो बाद में जो अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू इस अमाउंट को रिवाइज करके 1,40,000 कर दिया गया है। मतलब हमारा ऑप्शन सही होगा, 1,40,000 ये अमेंडमेंट के बाद कर दिया गया है 80,000 को रिवाइज करके। मतलब जो डिपेंडेंट्स हैं, वर्कर को मिनिमम 1,00,000, वर्कर के जो डिपेंडेंट्स है या फिर वर्कर ही क्यों ना हो, उसको 1,40,000 मिलना ही मिलना है, चाहे वेज कैलकुलेशन और एज फैक्टर के बेसिस पर और ज्यादा अमाउंट बनता हो। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम इसको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सही आंसर हुआ हमारा 1,40,000। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, 1,40,000 इज ए करेक्ट अमाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, 256 था। क्वेश्चन नंबर 257, lay off under the Industrial Dispute Act 1947 refers to termination of employment, फिर है टेम्पररी फेलर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क। थर्ड ऑप्शन है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस फॉर मिसकंडक्ट, फिर आता है सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। तो क्या होगा सही आंसर, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा भाई, ये तो जान लिया हमने ना कि ऑप्शन बी करेक्ट है, बट करेक्ट क्यों होगा ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट की बात की जा रही है, 1947 का एक्ट है, इसके सेक्शन नंबर 2, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 में बात की गई है। सेक्शन नंबर 2 में ले ऑफ डिफाइन किया गया है। तो जब जब भी एम्प्लॉयर जो है वो टेम्पररी वर्कर को काम प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है या रिफ्यूज कर देता है या फिर अनेबल होता है, तो रीजन हो सकते हैं, उसमें भी कुछ रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो गया, मशीन खराब हो गई, या एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ले ऑफ का मतलब जो है टर्मिनेशन नहीं होता। ये जान लीजिए कि ले ऑफ का मतलब है वो टर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि वर्कर की जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन जो है वो कंटिन्यू करता है, बस टेम्पररी काम नहीं दिया जाता किसी इन वजहों से जो अभी हमने बात करी है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, टेम्पररी फेलर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क, किसी वजह से। करेक्ट, करेक्ट, समझ तो आया होगा ना, समझ तो आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल स्ट्राइक, इनमें से कौन सा स्ट्राइक है जो इलीगल माना जाता है? स्ट्राइक कमेंस ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, स्ट्राइक आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, स्ट्राइक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, फिर है स्ट्राइक अप्रूव्ड बाय ट्रेड यूनियन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन नंबर कौन सा है, 22 और 23। पहले देख लीजिए कौन सा है सेक्शन नंबर 22 एंड 23 की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या बोला गया है कि इसमें इलीगल स्ट्राइक के प्रोविजंस दिए गए हैं, और अगर स्ट्राइक जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान स्टार्ट होती है तो ये इलीगल स्ट्राइक होगी। कहाँ पे स्टार्ट होती है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के थ्रू, तो ये हमारे ऑप्शन में कहाँ दिया है,
कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के थ्रू, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मार्क कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इसको ये भी जान लीजिए कि अगर जो है स्ट्राइक, यहाँ पे क्या दिया है कि अगर स्ट्राइक प्रॉपर नोटिस के बाद होती है, ठीक है, तो पब्लिक जो यूटिलिटी सर्विस के केस में 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, तो ये तो लीगल स्ट्राइक हो गई। मतलब यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे लीगल प्रॉपर नोटिस की बात की गई है, तो ये हमारा लीगल स्ट्राइक हो गई। इसके अलावा हमारा अगला ऑप्शन दिया है कि स्ट्राइक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग, ये दिया है, तो ये भी हमारा लीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है कि स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक जो है कंसिलेशन प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद होती है तो भी ये लीगल स्ट्राइक है। फिर है स्ट्राइक अप्रूव बाय द ट्रेड यूनियन, तो ये तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो अगर स्ट्राइक जो है वो ट्रेड यूनियन अप्रूव करती है तो वो अप्रूवल से स्ट्राइक ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली लीगल हो जाती है। ठीक है, पर इसमें कंडीशन होती है कि कुछ कंडीशंस को वॉयलेट हो जाए तो इलीगल हो जाती है, अदरवाइज ये लीगल मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इलीगल स्ट्राइक हो गया हमारा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 कंसोलिडेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। 4 एक्ट दिए हैं यहाँ पे, कौन सा एक्ट को कंसोलिडेट कर रहा है? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 3 एक्ट दिए हमारे पास। तो 1 and 3, 2 and 3, और 1, 2, 3 या 1 ओनली, कौन सा होगा करेक्ट? विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का एक जो है कंसोलिडेशन कोड है, जो पुराने जो लेबर लॉज थे उनको मर्ज करता है। ये कोड ने 3 मेजर एक्ट को कंसोलिडेट किया था। कौन सा? एक ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया जो 1926 का था, तो ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया 1926। फिर फिर आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो है एक्ट, जो यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब ये तो तीनों कवर हो गए। तो मतलब अब इन तीनों एक्ट के प्रोविजंस एक ही कोड में आ गए हैं, तो ये जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? क्योंकि तीनों कवर हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है 1, 2 and 3 तीनों कवर हो रहे हैं, तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, mark option number C as a correct answer. Then move to the next question. Next question 2 to 60 क्या कह रहा है? इसमें बात की गई है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्या है? आर राइट्स ओवर टैंजिबल प्रॉपर्टी, राइट्स ओवर इंटैंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, फिर है राइट्स ओवर लैंड एंड बिल्डिंग्स, राइट्स ओवर फिजिकल गुड्स ओनली। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की। सबसे पहले बात करते हैं क्यों कि राइट्स ओवर इंटैंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 260। तो क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ह्यूमन माइंड के जो टेंजिबल क्रिएशंस पर लीगल राइट्स होंगे। मतलब ये जो क्रिएशंस हो सकती हैं, जैसे इन्वेंशन हो गया, साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं ना, इन्वेंट करते हैं कुछ नया, कुछ वो लिटरली जो होता है वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, आर्ट्स वगैरह पे डिजाइन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नेम्स होते हैं, ट्रेडमार्क हो गया आपका, और क्या कह सकते हैं, पेटेंट्स हो गए आपके, कॉपीराइट्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये क्रिएशंस होते हैं। तो जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड हो गया आपका, जमीन, खेत, बिल्डिंग हो गया, फिजिकल गुड्स हो गया, कोई सामान हो गया, उन पर राइट्स अलग होते हैं, वो आईपीआर के स्कोप में नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा कि राइट ओवर इंटैंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, मतलब जो ह्यूमन के माइंड से, क्रिएटिविटी से आदमी ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, उन पर जो है वो कवर होते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, मींस राइट ओवर इंटैंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन राइट इज ए करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिप्स
TRIPS एग्रीमेंट होता है ये, इज एडमिनिस्टर्ड बाय WIPO, WTO, यूनेस्को हो गया, UNDP। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आई नो ये बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको इन टर्म्स के मतलब नहीं क्लियर होंगे, तो पहले ये क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं WTO क्या है। ये है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रिप्स क्या है ये, ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो फुल फॉर्म है वो भी सुन लीजिए। ये होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये जो है ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जो आईपीआर के मिनिमम स्टैंडर्ड को फिक्स करता है। मतलब जो हो गए आपके पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे जो बात हुई थी कि जो ट्रिप एग्रीमेंट है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO एडमिनिस्टर करता है। क्या हो गया, WTO जो है एडमिनिस्टर करता है, क्योंकि ये WTO को फ्रेमवर्क पे, WTO का जो फ्रेमवर्क है उसका ये पार्ट है, ठीक है। आंसर तो हमें पता चल गया, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ये क्या होता है, WIPO, WIPO हो गया आपका वर्ल्ड, W से समझ आ गया वर्ड, फिर है इंटेलेक्चुअल, P से प्रॉपर्टी, P से प्रॉपर्टी और O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आईपीआर के प्रमोशन और जो ट्रीटीज हैं उनको हैंडल करता है। पर जो है जो ट्रिप्स का स्पेशली जो WTO के अंदर आता है, जो ट्रिप्स या बात की गई थी वो स्पेशली WTO के अंदर आता है। यूएनएसको जो यूनेस्को दिया है और UNDP दिया है, ठीक है। इसका इससे कोई भी डायरेक्ट रोल, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। WTO जो है इज ए करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया एक्सटेंड्स टू 40 years फ्रॉम पब्लिकेशन, 50 years फ्रॉम क्रिएशन, फिर 60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, फिर है 70 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। मतलब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं आपके। तो देखिए इंडिया में जो कॉपीराइट है, मतलब इंडिया में कॉपीराइट एक्ट जो 1957 का है उसके अकॉर्डिंग क्या बात की गई है, उसमें क्या कहा गया है कि लिटरेरी मतलब कुछ लिखा हुआ, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल और जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक कलाकार के कोई वर्क होते हैं उनके लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑथर के डेथ के बाद 60 साल तक एक्सटेंड होता है। कितने साल तक, 60 इयर्स। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी में 60 साल बात की गई है, 60 इयर्स तक ये एक्सटेंड हो जाते हैं। ये जो 60 साल का 60 इयर्स का जो पीरियड है वो ऑथर की डेथ के एंगल, मतलब ऑथर की डेथ के एज के कैलेंडर ईयर से काउंट होता है, ठीक है। मतलब ऑथर की डेट जो डेथ हुई उसके अगले कैलेंडर के ईयर से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर जो है सिनेमेटोग्राफी हो गया, जो फिल्म्स होती हैं, साउंड की रिकॉर्डिंग हो गई म्यूजिशियंस की, फोटोग्राफ्स हो गए, गवर्नमेंट वर्क हो गया, उसके अलावा होता है आपका पब्लिक प्रोसीडिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग्स होता है, फिर आता है इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशंस। इनके लिए जो है अलग अलग जो रूल्स होते हैं, जो जनरली 60 साल के ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 years फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, 60 साल। यही याद रखना है बस आपको, क्या याद रखना है, 60 years बस याद रखना है आपको, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, पेटेंट जो है किसको ग्रांट किया जा रहा है, न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन, एनी डिस्कवरी, लॉज ऑफ नेचर या मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्या है।
सबसे पहले हम आंसर देख लेंगे, आपका है आंसर न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर, न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन होगा, क्योंकि पेटेंट जो है एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट ग्रांट करती है किसी भी इन्वेंटर को। ये तभी मिलता है जब जो इन्वेंशन होता है वो नया होता है, मतलब नोवेल्टी होता है। इन्वेंशन जो है यूजफुल होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। इन्वेंशन जो है नॉन ऑब्वियस हो, यानी कि जो है इन्वेंटिव जो है स्टेप लिया गया हो वहाँ पे। तो डिस्कवरी जो है यहाँ पे देखिए क्या है कि इसकी जो डिस्कवरी, जैसे कि एक नई प्लांट या फिर नेचुरल फिनोमिनन, तो वहाँ पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात की गई थी कोई भी डिस्कवरी की, तो वहाँ पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर है हमारा लॉज ऑफ नेचर, यहाँ भी पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर दिया है मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी पेटेंट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ कहाँ दिया जाता है? न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन पे, न्यू एंड यूजफुल इन्वेंशन पे दिया जाता है। तो मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर, कितने साल के लिए वैलिड रहता है? कितने साल के लिए वैलिड रहता है रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का? देखिए ये वैलिड रहता है आपका 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, उसके अकॉर्डिंग एक जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी है वो 10 साल होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उस डेट से 10 साल की वैलिडिटी होती है। और रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होता है हर 10 साल के बाद, मतलब हर 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराते रहिए। और रिन्यूअल के बाद जो है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो अगर जो है रिन्यूअल नहीं होता है तो ट्रेडमार्क का जो रजिस्टर है वो रिमूव से, वो वहां से हटा दिया जाएगा। मतलब जो ट्रेडमार्क रजिस्टर से रिमूव हो सकता है अगर रिन्यूअल नहीं कराया, मतलब हर 10 साल में रिन्यू कराते रहिए तो वो कवर हो जाएगा। और अगर रिन्यू नहीं कराया तो वो कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी 10 ईयर्स एज ए करेक्ट आंसर, 10 ईयर एज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन मीन्स स्टीलिंग मशीनरी, कॉपिंग और इमिटेटिंग ए रजिस्टर्ड डिजाइन विदाउट ऑथराइजेशन, फिर है वॉयलेटिंग कॉपीराइट इन ए बुक, फिर दिया है यूजिंग ए सिमिलर ट्रेडमार्क। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए, कौन सा करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर सबसे पहले जानते हैं कि कॉपिंग मतलब पायरेसी मतलब क्या होता है? कॉपी करना, कॉपिंग एंड इमिटेटिंग ए रजिस्टर्ड डिजाइन विदाउट ऑथराइजेशन, किसी भी चीज की कॉपी करना, पायरेट करना। पायरेटेड देखा था ना हमने, होता है पायरेटेड मूवीज अवेलेबल हो जाती हैं, रिलीज हुई नहीं क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म क्या जो ऑनलाइन होते हैं साइट्स, उसमें पायरेटेड मूवीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, सर्कुलेट की जाती हैं, बट वो इलीगल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर अगर कोई भी पर्सन, डिजाइन एक्ट 2000 के अंदर अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड डिजाइन को बिना अथॉरिटी के कॉपी करता है, इमिटेट करता है या यूज करता है और उस डिजाइन को गुड्स पर अप्लाई करके सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको फिर से बेचा जाता है, तो इसे पायरेसी ऑफ डिजाइन माना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या माना जाता है? पायरेसी ऑफ डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए जो मशीन दिया गया है हमारे पास ऑप्शंस में, मशीनरी स्टील करना, मशीन चुराना, ठीक है, कॉपीराइट को वायलेट करना, या यूजिंग ए सिमिलर ट्रेडमार्क हो गया, तो ये डिजाइन प्राइवेसी नहीं है। डिजाइन जो पायरेसी है वो स्पेशली अनऑथराइज जो कॉपी करते हैं इमिटेटिंग ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन से रिलेट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस रन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31st,
फिर है 1 अप्रैल टू 31, 1 जुलाई टू 30, 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। क्या है सही आंसर? ये तो सबको पता ही होगा। आई एम नॉट श्योर बट आई होप ये सबको पता होगा, क्योंकि देखिए फिनेंशियल ईयर जो होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि इंडिया में जो है इनकम टैक्स जो इंडिया में इनकम टैक्स पर्पस के लिए फिनेंशियल ईयर का जो साइकिल है वो फिक्स्ड होता है, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च के अगले साल के 31 मार्च को। तो इसको ही प्रीवियस ईयर मतलब पीवाई क्यू बोला जाता है, पीवाई बोला जाता है। क्यों नहीं, इतना पढ़ा रहे हैं इतना कि पीवाई क्यू दिमाग में बैठ रहा है। इसको पीवाई कहा जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर बोला जाता है, जिसके लिए असेसमेंट जो है अगले साल होता है। मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर इनकम अर्न हुई, मतलब अगर इनकम जो है अर्न हुई, किसी की सैलरी आई, वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच है, तो ये प्रीवियस ईयर मतलब 2025-26 होगा। इस इनकम का जो असेसमेंट होगा वो असेसमेंट ईयर 2026-27 में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी इज ए, क्या होता है जीएसटी? क्या होता है जीएसटी? इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमसे कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो पता होगा। जीएसटी का भी क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर लगता है। ठीक है, ये जो है कंज्यूमर से कलेक्ट होता है पर गवर्नमेंट को रिमिट करता है। मतलब सप्लायर जो बिजनेस है वो इसलिए इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं वो सैलरी पे इनकम टैक्स पे करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं और वो उनके ऊपर डायरेक्ट बर्डन होता है। और जो है इंसिडेंस दोनों सेम पर्सन पर होते हैं। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें बर्डन कस्टमर पर होता है, कंज्यूमर जो गुड्स का या सर्विस कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर होता है। पर वो जो कलेक्ट करता है वो सप्लायर कलेक्ट करता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट से कलेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया जीएसटी जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रिन्यू टैक्स regime, under the renew tax regime for financial year 2005-26 2025-26 income from 4 lakh 1 to 8 lakh is taxed at, कौन से टैक्स के अंदर आता है? कितने परसेंट का टैक्स लगेगा अगर किसी की इनकम 4 लाख से ऊपर है और 8 लाख से कम है? क्या होगा? देखिए, जो करेक्ट टैक्स रेट है वो फिनेंशियल ईयर 2025 से 26 में, मतलब जो आपका एवाई होगा, असेसमेंट ईयर होगा, वो 2026 से 27 होगा। वो इनकम बिटवीन 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का लगता है। कितना लगता है? 5% लगेगा। मार्क करिए 5%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो स्लैब्स हैं वो रिवाइज हुए थे जब बजट आया था 2025 में, जिसमें ये स्लैब्स रिवाइज हुए थे। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल वे में समझते हैं कि अगर आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है और 8 लाख से कम है, मतलब 4 से 8 के बीच में अगर आपकी इनकम है, तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा न्यू रिजाइम के हिसाब से। 5% का आप को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोग्रेसिव स्लैब सिस्टम होता है। हर स्लैब के अंदर की इनकम पर उसी स्लैब का रेट अप्लाई होगा। जैसे इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं कि मान लीजिए आपकी इनकम जो है 7 लाख है, 7 लाख रुपीज है आपकी इनकम। ठीक है, तो उसमें से जो पहले के जो 4 हो गए, मतलब पहले के जो 4 लाख हो गए, ठीक है, उसमें 0% आपको टैक्स देना है। उसके बाद जो बच रहा है 3 लाख, उसके बाद जो बच रहा है आपका वो 3 लाख है। तो जो 3 लाख आपका बच रहा है 7 लाख से 4 लाख हटाने के बीच में, तो उस पे आपका लगेगा 5% का टैक्स। ठीक है, 3 लाख पे लगेगा 5% का टैक्स। तो यहाँ पे क्या है कुछ ऐसा, एक बार ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि जो 0% लगता है, मान लीजिए
ये भी जान लीजिए आप लोग कि मान लीजिए आपका 4 लाख अगर सैलरी है, ठीक है, 4 लाख तक की अगर सैलरी है आपकी, अप टू 4 लाख, ठीक है, अप टू 4 लाख सैलरी है, तो यहाँ पे आपको 0% आपको टैक्स लगेगा। अगर 4 से 8 के बीच है, जो अभी हमने बात करी, 4 से 8 के बीच है तो 5% लगता है, करेक्ट। फिर अगर 8 से 12 के बीच है, ये लो आप मार्क भी कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये जो लिस्ट है इसको मार्क कर लीजिएगा कि कितने परसेंट रिजाइम जो स्लैब्स हैं, कि 8 से 12 लाख अगर आपकी सैलरी है तो वहाँ पे आपको 10% जो है इनकम टैक्स लगता है। इसके अलावा 12 से अगर 16 लाख के बीच आपकी सैलरी है तो वहाँ पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है कि आपकी अगर 16 से 20 है, 16 से 20 लाख की अगर आपके सैलरी स्लैब में आते हैं तो वहां लगेगा 20%, ठीक है, वहां लगेगा आपका 20%। और सबसे लास्ट में आता है कि अगर जो सैलरी है आपकी 20 लाख के ऊपर है, 20 लाख के ऊपर है, तो उस केस में 30% टैक्स लगता है, 30% टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको यहाँ पर कि हर 4 लाख पर 5% इंक्रीमेंट होता है जब तक 20 लाख तक ना पहुंचे, करेक्ट। तो ये आपको पूरा इजी वे में भी समझा दिया गया है, तो आई होप समझ तो आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रेसिप्ट बेसिस ओनली, एक्रूअल बेसिस ओनली, ईदर एक्रूअल और रेसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। फिर है बोथ रेसिप्ट एंड एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर? कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं, करेक्ट आंसर है हमारा ईदर एक्रूअल और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों है? क्योंकि देखिए जो इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके सेक्शन नंबर 15 में क्या बात हुई है, सेक्शन नंबर 15 में, सेक्शन नंबर 15 में ये बात ये कहा गया है कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम जो है सैलरी का टैक्सेबल होता है जब सैलरी ड्यू होती है, एक्रूअल बेसिस हो जाती है, मतलब चाहे रिसीव हुई हो या नहीं हो। उसके अलावा या जब सैलरी जो है एक्चुअली रिसीव हो जाती है, चाहे ड्यू हुई हो या ना हो, और दोनों में जो पहले होता है उस बेसिस पर टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देती हूँ, मान लीजिए अगर जनवरी की सैलरी फरवरी में रिसीव हो रही है, फरवरी में आ रही है, तो वो जनवरी में ही टैक्सेबल होगी क्योंकि ड्यू हो गई थी वो सैलरी। और अगर जो है एडवांस सैलरी मिलती है तो वो रिसिप्ट के टाइम पर टैक्सेबल होगी, चाहे ड्यू बाद में हुई हो, करेक्ट, चाहे वो ड्यू बाद में हुई हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिडक्शन फ्रॉम फॉर इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब LIC का हो गया प्रीमियम या PF हो गया, तो ये कौन से सेक्शन में आता है इनकम टैक्स के, बताइए। देखिए सबसे पहले है कि आपको जो है अगर AIB के एग्जाम में जाते हैं आप, तो आपके पास बेयर एक्ट ले जाना आपको अलाउ होता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप पूरा उसको खंगालिए, क्योंकि सेक्शन की बात हो रही है तो इंडेक्स में जाके आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सेक्शंस के आगे उसके टॉपिक दिए होते हैं। तो इंडेक्स में जाइए, सेक्शन देखिए, बस वहाँ से आप पढ़ के आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन की तरफ। या इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है, इसके सेक्शन नंबर 80C में टैक्स पेयर को डिडक्शन मिलता है अगर वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट जो है या फिर एक्सपेंसेस है वो करता है। जैसे कि बता रही हूँ अभी, कौन सा सेक्शन बात की है हमने कि 80C की बात करी है, 80C हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले तो आंसर मार्क कर लीजिए आप कि सेक्शन 80C में बात करी गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करता है वो या फिर एक्सपेंस करता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, PF हो गया, EPF हो गया, या PPF की बात कर लें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, NSC हो गया, टैक्स सेविंग को जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ट्यूशन फीस होते हैं, जो एजुकेशन सेस मिलता है वो हो गया,
प्रिंसिपल का रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का होता है कि हाउसिंग लोन में जो प्रिंसिपल रिपे किया जाता है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है वो होती है 1.5 लाख एक साल में। कितनी होती है? 1.5 लाख एक साल में। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है आपकी 1,50,000 इन ए ईयर। ठीक है, 1 ठीक से लिख दूं मैं, 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होता है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड देन 4 ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग मैन मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर दिया है स्टेटमेंट 2 में कि ओनली 60% ऑफ सच इनकम इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सिर्फ ए फर्स्ट है, सिर्फ सेकंड है, दोनों है या दोनों गलत है? बताइए बताइए। देखिए कि पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बात की गई है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, ये जो है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये गलत होगा। गलत है, क्यों गलत है? ये गलत है क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जेम्प्ट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम का है, बट वहां पे जो है टी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करता है बोथ एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस एक्टिविटी को, तो इसलिए ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है। फिर आते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 में, ये कर रहे हैं कि ओनली 60%, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? 60% की ऑफ सच इनकम इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पसेस। तो ये जो बात है ये तो सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एक रूल होता है कि जो टी इंडस्ट्री का इनकम होता है वो 60% होता है, एग्रीकल्चर इनकम जो है उसमें एग्जेम्पशन है, प्लस 40% बिजनेस इनकम है जो टैक्सेबल होती है। ये जो है बिफिकेशन मतलब सीबीडीटी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा स्टेटमेंट 2 ही सही है हमारा। तो स्टेटमेंट 2 की कहाँ बात कही गई है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ऑप्शन डी हैज ए करेक्ट आंसर। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज। यहाँ पे भी धाराएं की बात की गई है, कौन सा सेक्शन कौन सा धारा सही है? देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का था उसमें सेक्शन नंबर 4 कौन सा है? सेक्शन नंबर 4 जो है उसको चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है। ये सेक्शन में बात की गई है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स होता है वो चार्ज होगा किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पर। करेक्ट, और वो जो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन है वो एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो सेक्शन की अथॉरिटी है वो देता है, ये सेक्शन को जो है वो सेक्शन ही अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को टैक्स लिवाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? करेक्ट आंसर पहले जान लीजिए कि हमारा करेक्ट आंसर तो सेक्शन 4 हो गया, धारा 4 में बात करी गई है। बट जो और ऑप्शन दिए हैं कि सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। फिर सेक्शन जो 14 हमारा है, सेक्शन 14 में हेड्स ऑफ इनकम डिफाइन करता है, यानी कि सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, या फिर अदर सोर्सेज की बात की जाती है। सेक्शन 5 हो गया आपका यहाँ पे, सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात की है कि रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट का इनकम टैक्सेबल कैसे होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 4, ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। समझ आ गया भाई? तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज फुली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा या एग्जेम्प्ट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? किसके लिए होता है ये, क्या होता है?
जो हमारा LIC से जो पैसा आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फुली एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। मतलब ऑप्शन बी तो हमारा आंसर हो गया। तो करेक्ट मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर कि सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है फुली एग्जेम्प्ट होगा हमारा, जो उसमें कैश आएगा, जो पैसा आता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, उसका सेक्शन 10, ठीक है, वो कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट, जो पैसा आ रहा है, वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस, वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर पॉलिसी इशू हुई है आफ्टर 1 अप्रैल 2012 में और जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर पॉलिसी जो है वो इशू हुई है बिटवीन मतलब बिटवीन 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक, और प्रीमियम जो है वो 20% से ज़्यादा है ऑफ सम एश्योर्ड, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें भी। तो यहाँ पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, एम्प्लॉयर टेकन फॉर एम्प्लॉय, एग्जेम्पशन वहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जेम्पशन वहाँ भी नहीं मिलेगा। फिर आता है यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है विद एनुअल प्रीमियम, जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम होता है, इश्यू होता है आफ्टर 1 फरवरी 2021 का, तो वहाँ भी एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब इतना तो हमने कहानी सुन ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ आया कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, मतलब है कि जनरली जो एग्जेम्प्ट होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है कि फुली एग्जेम्प्ट होगा, बट वहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, जहाँ कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे एग्जेम्पशंस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्स इवेशन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे भी 4 आपको सेक्शंस दिए हैं, तो कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 276C में आता है ये। सबसे पहले तो आंसर अपना मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। सेक्शन 276 के क्लॉज सी में आता है ये। तो इसमें क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है, उसमें सेक्शन नंबर 276C स्पेशली जो है डील करता है टैक्स इवेशन से। अगर कोई भी पर्सन विलफुली अटेम्प्ट्स टू इवेड टैक्स, पेनाल्टी या फिर इंटरेस्ट है, तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो इसमें पनिशमेंट होते हैं कुछ कि टैक्स सॉट टू बी इवेडेड जो है वो ज़्यादा होगा 25 लाख से, तो रिगोरस जो इम्प्रिजनमेंट होगा इसमें 6 महीने से 7 साल तक हो सकता है, प्लस फाइन होगा। ठीक है, फिर होता है इसका एक टैक्स सॉट टू बी इवेडेड जो लेस देन और इक्वल टू 25 लाख हो गया। इसमें आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से लेके 2 साल तक, प्लस फाइन हो गया। तो इसमें क्या देखते हैं, देखिए ये तो हमने जान लिया, बट सेक्शन 80C क्या बोलता है, ये बात करता है डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, LIC PF के डिडक्शन की बात करता है। सेक्शन हमने ये बात कर ली, सेक्शन 139 जो है ये बात करता है ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 143 है जो ये इमिटेशन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न पे बात करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो हमने जान लिया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सेक्शन नंबर 276C हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मिस वाई इन्वेस्ट 1.5 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में टू रिड्यूस हर टैक्सेबल इनकम। she has not opted for the she has not opted for the concessional regime under section 115 BAC, which of the following is correct। इनमें से क्या सही है कि मिस वाई इज गिल्टी ऑफ टैक्स एवेशन, मिस वाई इज गिल्टी ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, एवेशन अवॉइडेंस, मिस वाई हैज डन लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग, या नो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे क्या किया है मिस वाई ने, मिस वाई ने एक प्लानिंग की गई है। किस प्लानिंग की, प्लानिंग की बात हुई तो हमारा क्या सही हो गया, ये कि मिस वाई हैज डन लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे जो मिस वाई थी उन्होंने 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट किया। पीपीएफ जो है एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है जो सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन देता है, जहाँ पे लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए। क्योंकि जो मिस वाई ने कंसेशनल रिजाइम दिया था अंडर सेक्शन 115, जो क्वेश्चन में बात की थी हमने कि अंडर सेक्शन 115 बीएससी में ये ऑप्ट नहीं किया, उसको 80 जो सेक्शन 80C जो है वो डिडक्शन अवेलेबल है। तो ये एक लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग है। तो लॉ के अंदर रहकर टैक्सेबल इनकम को कम करना कहा जाता है इसको। लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग होता है कि लॉ के लिमिट में रह के अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करना है, किसी भी तरह से घटाना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। टैक्स इवेशन क्या होता है? टैक्स इवेशन होता है आपका इलीगल जो होता है, ये इलीगल है कि इनकम को अपने छुपाना, किसी भी तरह से उसको छुपाना या फॉल्स दिखाना, गलत इनकम दिखाना, गलत जानकारी देना। अवॉइडेंस क्या होता है? अवॉइडेंस होता है लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करना या फिर बॉर्डर लाइन करना, वो लीगल मतलब बॉर्डर लाइन को लीगल करना। ठीक है, लेजिटिमेट टैक्स हमने जान लिया कि लॉफुल डिडक्शन और एग्जेम्पशन यूज करना। करेक्ट। फिर हमारा जो है नॉट डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C है, ये गलत होगा क्योंकि जो 115 बीएससी के अंदर जो है ऑप्ट नहीं किया है, तो 80C डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन खत्म। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, मैं तो क्वेश्चन कराते में फ्लो में आ जाते हैं कि पता ही नहीं चला कि 25 क्वेश्चन आज के खत्म हो गए हैं। तो चलिए, आज के ये 25 क्वेश्चन थे, इनको प्रैक्टिस करिए। जो हमने लास्ट क्लासेस में भी, हर बार मैं ये कहती हूँ कि हमने जो लास्ट क्लासेस में क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं उनको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको याद रखने के लिए रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लॉ में क्या होता है, सेक्शंस हम भूल जाते हैं, हम सेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा सेक्शंस आपको क्लियर रहेंगे, धाराएं आपको याद रहेंगी। तो चलिए, फिर से आपको एक जानकारी जो आपको स्टार्टिंग में दी थी, तो उसके लिए बस आपको ऐप डाउनलोड करना है जो iOS एंड एंड्रॉयड बोथ यूजर्स के लिए अवेलेबल है। ऐप ये आपको लैपटॉप या फिर फ़ोन या टैब जहाँ भी आप चाहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 12 में मिलेंगे अब अगले इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बस प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।